नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है और यह बैठक 16-17 जनवरी को होगी। इसके बाद नया मंत्रिमंडल और संगठन, उनमें कुछ नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ये 18 से लेकर 25 जनवरी के बीच ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि कुछ नामों को सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और इनकी जगह जो नया नाम आ रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो गुजरात के तेज तर्रार वो मंत्री हैं जिनका रुतबा गुजरात में इतना है कि गुजरात मॉडल, जहां एक तरफ सरकार के काम की प्रशंसा होती है, वहीं गुजरात का जो संगठन है, मैनेजमेंट है, जिस तरह से चुनाव को जीतने की कला और किस तरह से कार्यकर्ताओं से काम लेना, उनके बीच जाकर पैठ बनाना, उसमें वो व्यक्ति निपुण है। और जो मैं नाम बता रहा हूं, CR पाटिल, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जेपी नड्डा जी की जगह CR पाटिल नए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो केवल नामदार बने हुए हैं, उनकी अब खैर नहीं है। क्योंकि जो मोदी जी का विजन है, जो अमित शाह जी की विचारधारा है और जो भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा है कि जो काम करेगा, अपने फील्ड में कार्यकर्ताओं के बीच जाएगा, उनके दुख सुख में साथ खड़ा होगा, संगठन के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ेगा, वो इस संगठन में आगे चल सकता है। CR पाटिल वैसा ही नाम है। और अब आपको बता दूं कि अगर केंद्रीय ये मंत्रिमंडल में नाम जो बदलाव होने जा रहे हैं, उसमें भी आपको कई नाम ऐसे चौंकाएंगे, जिसमें आपको बता दूं हिमाचल का एक बड़ा चेहरा उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्योंकि हिमाचल में जिस तरह का हमने देखा कि वहां सरकार बनते बनते रह गई, क्योंकि वहां आपसी झगड़े और संगठन का मनमुटाव, तालमेल की कमी, इसके चलते ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री हैं हिमाचल से, उनको संगठन में नई जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि वैसे उनकी जो एक्टिविटी है वो युवाओं को लेकर भी है। और मैं बात कर रहा हूं अनुराग ठाकुर की, जो सूत्र बता रहे हैं कि उनका ये परिवर्तन किया जाएगा, मंत्रिमंडल के बजाय उनको संगठन में लिया जा सकता है। और इसी तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में पूर्व IAS जो कि मंत्रिमंडल में है, उनको बदलकर उनकी जगह एक पूर्व IAS, जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बिहार का एक जाना माना नाम, दबंग चेहरा, वो इस मंत्रिमंडल में, मोदी जी की मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो बिहार को ध्यान में रखते हुए दो नाम मेरे समझ में आ रहे हैं। और एक नाम है भूमियार नेता का, बहुत दबंग नेता है भूमियार नेता, और ऐसा लग रहा है कि उनको जो है लाया जा सकता है। और ये हैं डॉक्टर अरुण कुमार। अरुण कुमार जहानाबाद लोकसभा से हैं और वहां आपको बता दूं वो जो सीट है, भूमियारों की सीट है, 3 लाख भूमियार वहां उस सीट पर हैं। यानी इनकी जीत और इनका प्रसिद्धि, इनका जो लोकप्रियता है, वो इसी से आंकड़े लगाइए कि ये निर्दलीय एक बार लड़े थे 2019 में, 48,000 वोट इनको मिले थे। तो अभी जो है ये वहां भूमियार की सीट है। विधानसभा का मैंने बताया, लोकसभा अगर लड़ेंगे तो 3 लाख भूमियार जो हैं उनका वोट इनके साथ रहेगा। एक विधानसभा में अगर 48,000 मिल सकते हैं तो सोचिए पूरे लोकसभा में क्या रुतबा रहेगा। और बिहार में अच्छा खासा इनका असर है। इसी तरह आपको बता दूं, जो रिटायर IAS की बात कर रहा हूं वो हैं RCP सिंह। इनको जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, ऐसा सूत्रों का कहना है। और अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लीजिए बिहार में नीतीश सरकार गई, लालू प्रसाद खत्म, क्योंकि ये RJD और JDU दोनों टूटने वाले हैं। हालांकि आपको बता दूं ये मंत्रिमंडल का गठन होगा, इसके तुरंत बाद बिहार में जो हालात हैं वहां आप देखेंगे कि RJD भी टूटेगी और JDU भी टूटेगा। नए नए समीकरण बन रहे हैं और वहां एक नया फैक्टर उभर कर सामने आ रहा है, वो है PK फैक्टर। जिस तरह की वहां चीजें चल रही हैं, तालमेल आपस में नहीं है। और इस मंत्रिमंडल में वो जो नाम शामिल होंगे उसके बाद हलचल मचना तय है। तो यह मंत्रिमंडल का गठन और संगठन
दोनों को देखते हुए आपको बता दूं, यह माना जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2023 में 10 विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसको ध्यान में रखकर ये प्रतिनिधित्व तय होंगे और संगठन में भारी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा संगठन में भी जो केवल नाम और पोस्ट लेकर बैठे हैं, अब नहीं चलेंगे। जिसकी एक्टिविटी फील्ड में नहीं है, मीडिया और सोशल मीडिया में है, वो सब संगठन की नजर है और ऐसे 10 पॉइंटों पर लिस्ट तैयार हो गई है जिनके आधार पर यह तय किया जाएगा कि किसको प्रमोशन दी जाए, किसको आउट किया जाए। तो यह तय हो गया है और इसमें आपको बता दूं, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में चुनाव होना है। तो यह ध्यान रखते हुए यह ध्यान रखा जा रहा है कि इन राज्यों का प्रतिनिधित्व भी किसी तरह केंद्र में बढ़े और सबको मंत्री तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ को इसमें संगठन में डाला जाएगा, कुछ को मंत्रिमंडल में डाला जाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि खींचतान चलती रहती है। वहां से जो खबरें आ रही है वो ये कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में या तो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि जो पुख्ता खबर है, जो सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्री बनाकर उनको केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा और राज्य की जिम्मेदारी वहां मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और को दी जाएगी, जिससे कि जातीय समीकरण और आपसी विवाद ये खत्म हो सके। शिवराज सिंह चौहान के लिए ये एक इनाम है, क्योंकि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उसको देखते हुए और संघ के स्वयंसेवक के तरह से और संघ की पैठ है, तो वो देखते हुए उनको ये प्रमोशन दिया जा सकता है, ऐसी खबर है। आपको बताएं कुछ नाम हैं इसमें, जैसे कि आपको बता दूं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे हैं आर.के. सिंह, वो धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, इनकी जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। वहीं आपको बताएं 3 कैबिनेट मंत्री जो मैंने नाम लिए उनमें से संगठन में ले आया जाएगा, जिसमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। इसी तरह यहां जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जैसा मैंने कहा मध्य प्रदेश और उसके अलावा राजस्थान और कर्नाटक से अब केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 5 ऐसे मंत्री मोदी कैबिनेट में अभी हैं जिनको ये चिन्हित किया गया है कि उनका काम जो है, उनको अतिरिक्त प्रभार जो दिया था उसको वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो अतिरिक्त प्रभार उनसे लिया जाएगा वापसी और किसी और को दिया जाएगा। और इस बार की लिस्ट में आप देखेंगे कि ओबीसी और एससी और तीसरा जिसको अभी तक इग्नोर किया गया हर पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी उस तरफ ध्यान दे रही है, वो है वनवासी। वनवासी क्षेत्रों के राजनीतिक नेताओं को अब कैबिनेट में जगह दिया जाना है और संगठन में भी उनको जगह दी जाएगी। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया था। पहली बार इस पर चर्चा हुई थी कि जिस तरह से जनजाति हमारे देश में इग्नोर की गई हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझते हुए कि देश के अंदर उनका बहुत योगदान है, देश की आजादी की लड़ाई में उनका योगदान है, लेकिन राजनीतिक दलों ने उनको इग्नोर किया। भारतीय जनता पार्टी उनमें काफी पैठ बनाने में कामयाब रही है और हमने देखा कि गुजरात के चुनाव में भी जो जनजातीय क्षेत्र हैं उससे काफी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मिली। उसका एक रीजन यही है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस अब उन ऐसे दलों, ऐसे लोगों और ऐसे व्यक्तियों पर, संगठन पर है जिनको कभी इग्नोर किया गया, जिसमें जनजातीय भी हैं। उनको वनवासी कहिए, उनको किस तरह से नक्सली बना दिया गया, भड़का भटका कर वो मेन स्ट्रीम में वापस आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझती है और भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसीलिए आपको बता दूं कि ये बदलाव किया जा रहा है और एक बड़ा बदलाव इस समय जो हो सकता है वो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। अभी तक एक ट्रेंड चलता आया है देश की आजादी के बाद से कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय केवल एक मुसलमान को दिया जाता है, जबकि अल्पसंख्यक का दर्जा वो जैन में भी है, बौद्ध को भी है, सिख भी है। तब फिर सवाल ये था कि भाई केवल मुसलमान ही क्यों? मोदी कैबिनेट में आपने देखा पहली बार भी सिखों को प्रतिनिधित्व दिया गया था और इस बार भी आप देखेंगे कि ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि गैर मुस्लिम चेहरा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय संभाल सकता है। तो ये
पहली बार होगा। और सबसे बड़ी बात वो महाराष्ट्र से खबर आ रही है, और महाराष्ट्र से खबर यह है कि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है उस गुट के 2 लोगों को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, एक को कैबिनेट मंत्री, एक को राज्य स्तर का मंत्री। ये एकनाथ शिंदे को इनाम होगा और ये उस शिवसेना पर करारा प्रहार होगा जिन्होंने 15 साल की दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपा था। मतलब झूठ बोलते रहे लगातार और केवल स्वार्थ में 15 साल पुरानी दोस्ती छोड़ दी, जिसका खामियाजा अब उनको भुगतना पड़ रहा है। जो उद्धव ठाकरे शिवसेना है इस समय महाराष्ट्र में वो खत्म जैसा है, और अब चुनाव आएंगे बीएमसी के तो रही सही कसर सबको पता लग जाने वाली है। और इसी में जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा के लोग हैं वो एकनाथ शिंदे जी के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है उसका उनको इनाम ये मिला है कि वहां सीएम बने हैं, और उन्हीं के गुट के जो सांसद उनके साथ आए हैं अब उनको केंद्र में जगह मिलने जा रही है। इसी तरह से बिहार में जो जेडीयू का कोटा खाली हुआ था, जैसे मैंने बिहार के नाम लिए, कुछ नाम इसमें शामिल होंगे, तो इस बार आप समझिए कि 2024 का चुनाव वो तो है ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो अब राज्यों के चुनाव हैं 9 राज्यों में, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। और निश्चित जानिए 9 के 9 राज्यों में जो मैंने आपको बताया, अगर एक आध की बात छोड़ दें तो पूरा ताकत के साथ चुनाव जीतेगी। और उम्मीद यह है कि अभी तक नॉर्थ ईस्ट में जहां भाजपा नहीं दिखती थी, आपको नॉर्थ ईस्ट में भाजपा बढ़त के साथ सरकार बनाती दिखेगी। और नया राज्य आपको बताऊं तेलंगाना, भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है। बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया उन खबरों से अभी अनजान है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां किस तरह की मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित जानिए एक कड़ा मुकाबला तेलंगाना में भी आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी रणनीति बनाने के लिए कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा, जैसे मैंने कहा मेरा आकलन है कि सीआर पाटिल होंगे। अब वो कोई और चेहरा भी हो सकता है क्योंकि 2 से 3 नामों पर चर्चा है, लेकिन ज्यादातर संभावना मुझे इसीलिए है क्योंकि गुजरात में मैंने वो सीआर पाटिल जी का प्रबंध वो देखा है, और उनका जो मैंने जलवा देखा है कि किस तरह से वो जमीन से जुड़े हुए हैं, एक एक कार्यकर्ताओं का नाम तक याद है, और किस तरह से बारीकी से वो चीजों का अध्ययन करते हैं, किस तरह से उनका मैनेजमेंट है चुनाव का। तो ऐसा व्यक्ति यदि अध्यक्ष बनता है तो निश्चित जानिए कि पूरी पार्टी को, वो कहते हैं ना पूरे घर के बदल डालूंगा, वो उस नीति पे काम करने वाले हैं। जो काम करेगा वो साथ टीम में रहेगा, नहीं करेगा साइड में जाएगा। तो एक पूरा आक्रामकता के साथ अब भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई देगी नए जोश के साथ अगले आने वाले कुछ दिनों में। वंदे मातरम।